So hello friends, welcome to Gate Academy. Today we will just discuss about the basic and the important topic for the CGPSC PHE examinations, जिसका आपको नोटिफिकेशन जस्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उसके लिए हम सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहते हैं। जैसे ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होगा, हम क्या करने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों का एमसीक्यू फॉर्म पे क्वेश्चंस को है जो है देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यूपीपीएससी एई में प्री और मेंस इसका जो कोर्स लॉन्च किया गया है गेट एकेडमी के द्वारा, जिसका जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेबस वाइज जो कोर्स लॉन्च किया गया है ओनली 1111 रुपीज़ में, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में सारे सिलेबस को एक साथ आपको क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सके। देखिए एक ही टाइम पे सारे सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपरेशन करिए। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा, जैसे कि आपको जो जो सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं उसको आप पहला करते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है ये चीज़। दूसरा चीज़, ये CBT-2 के लिए जो ई बुक, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका है, जिसमें आपको मोर देन 4000 क्वेश्चन यहाँ पर करने को देखने को मिलेंगे। मोर देन 4000 क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है, और एमसीक्यू फॉर्म पे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका प्राइस रखा गया ओनली 333 रुपीज़। इसमें मॉडरेट, टफ तीनों लेवल पे और इजी तीनों लेवल पे आपको सारी चीज़ों को कराया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ई बुक, ठीक है, ये मेरा फेवरेट, जिसमें आपको 222 रुपीज़ में कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें एक ई बुक में रहेगा। और ये जो ई बुक है गेट, ईएससी, पीएसयू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए यूजफुल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आज की क्लास में हम जो है पीएचई का जो आपके एग्जाम है उसके सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको अभी हम कवर करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एयर कंप्रेसर। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसको देखिए। एयर कंप्रेसर, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दिस इज द एयर कंप्रेसर। नाउ इंक चेंज करते हैं। अब इस एयर कंप्रेसर में सबसे पहले ये क्वेश्चन कितना ठोकाएगा, मिनिमम याद रखना, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीरियसली शुरू से हम इसको लेकर चलते हैं आपको कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। सबसे पहले हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर। पहला जो होगा वो होगा रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और दूसरा टाइप का जो कंप्रेसर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा जो कंप्रेसर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो रोटरी कंप्रेसर है, इसमें दो टाइप के होते हैं, स्टडी फ्लो और डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ये जो रोटरी टाइप के फ्लो कंप्रेसर होते हैं, इसमें पहला होता है क्या, स्टडी फ्लो कंप्रेसर। स्टडी फ्लो कंप्रेसर और दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर में, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ द कंप्रेसर में इसका हम नहीं देखते हैं आगे। स्टडी फ्लो कंप्रेसर में दो कंप्रेसर हम देखेंगे यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल और हम क्या देखते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ध्यान सुनिएगा, ये चीज तो समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये क्या है, रोटरी कंप्रेसर। ये चीज समझ में आएगी। इसमें जो होता है स्टडी फ्लो होगा, ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछता है स्टडी फ्लो एनर्जी, स्टडी फ्लो जो कंप्रेसर है कौन सा टाइप का कंप्रेसर है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ द कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर होता है, तो रोटरी कंप्रेसर होता है, इसको ध्यान रखना। रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप्स ऑफ कंप्रेसर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ, मेनली कंप्रेसर जो होता है दो टाइप के होंगे, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज देखिए, स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। स्टडी फ्लो कंप्रेसर के बारे में क्या बोलते हैं, दोज कंप्रेसर, ये कौन से कंप्रेसर होते हैं, दोज कंप्रेसर इन विच कंप्रेशन ऑकर बाय द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस इसी को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। दोज कंप्रेसर in which those compressor in which compression occur, those compressor in which compression occur, compression occur by transfer of, by transfer of kinetic energy from a rotor, transfer of kinetic energy, kinetic energy from a rotor, ठीक है। दोज कंप्रेसर इन विच कंप्रेशन ऑकर बाय ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रोटर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दोज कंप्रेसर इन विच कंप्रेशन ऑकर्स बाय ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं, फ्रॉम ए रोटर। इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम ए रोटर। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे मेन चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है यहाँ पर मेन चीज है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर मैं टर्म लिख रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहला टर्म यहां पर मैं लिखता हूं कि इसको याद रखेंगे, फॉर लो प्रेशर रेशियो, फॉर लो प्रेशर रेशियो, लो प्रेशर रेशियो 4:1, the centrifugal compressor is lighter and is able to, for low pressure ratio, the centrifugal compressor is lighter and is able to operate the centrifugal, for low pressure ratio, the centrifugal compressor able to operate। बस इसको याद रखना कि जहां पर भी हमको लो एबल टू ऑपरेट, लो कंप्रेशर रेशियो चाहिएगा, लो प्रेशर रेशियो चाहिएगा, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज होता है। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो रहता है, वाइड रेंज ऑफ मास फ्लो रेट, यहाँ पर क्या होता है, जब भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हैं तो हमको लो हेड एंड हाई में, हमको लो हेड एंड हाई, सॉरी, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज मिलता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। प्रेशर रेशियो अगर 4.1 है तो यहाँ पर कौन सा कंप्रेसर यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द सेकेंड थिंग, फॉर द लार्ज यूनिट एंड द हाई मास फ्लो रेट। अब देखना, फॉर द लार्ज यूनिट and high mass flow rate and high, for the large unit and the high mass flow rate, कौन सा कंप्रेसर का यूज करते हैं हम लोग, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज मोस्ट एफिशिएंट, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज मोस्ट एफिशिएंट, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज मोस्ट एफिशिएंट। इसको ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फॉर लो प्रेशर रेशियो द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एबल टू ऑपरेट लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, एंड फॉर द लार्ज यूनिट एंड द हाई मास फ्लो रेट एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज ए मोस्ट एफिशिएंट। इसको आपको ध्यान रखना है, दो चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ द थर्ड वन, प्रेशर राइज पर स्टेज, pressure rise in per stage, pressure rise in per stage in axial compressor is, pressure rise in per stage in axial compressor is low, इसको ध्यान रखें। बस जो जो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। लो as pressure rise in per stage in axial compressor is low as compare centrifugal compressor, मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में as compared to centrifugal compressor, ठीक है। इसको याद रखना, प्रेशर राइज इन पर स्टेज इन एक्सियल कंप्रेसर इज लो as compared to the centrifugal compressor। नाउ द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हमको जो लिखना है, नेक्स्ट थिंग, ये चीज समझ में आएगा। दूसरी चीज,
हाई प्रेशर रेशियो कैन बी ऑब्टेन इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब देखो, प्रेशर राइज इन पर स्टेज इन एक्सियल लो, बट यहाँ पे देखिए बट अगर हमको हाई प्रेशर रेशियो but high pressure ratio can be but high pressure ratio can be obtained in but high pressure ratio can be obtained in axial flow compressor। बाय, याद रखना है इसको, बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ स्टेजेस, बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ स्टेजेस, मोर नंबर ऑफ स्टेजेस, बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ स्टेजेस, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इन एयरक्राफ्ट एंड गैस टरबाइन एक्सियल फ्लो। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इन एयरक्राफ्ट एंड गैस टरबाइन axial flow compressor is used in aircraft and gas turbine axial flow compressor gas turbine axial flow compressor is used since it has frontal area, low frontal area. In aircraft and gas turbine, axial flow compressor is used because it has low frontal area. लो फ्रंटल एरिया, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऐसे रहता है, ठीक है। साफ्ट ऐसे रहेगा, ये साफ्ट है, यहाँ पर ब्लेड लगा रहता है, ये ब्लेड लगा रहता है, ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से एयर आता है, ये रोटेट करता है, यहाँ से एयर आता है, ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए बोला जाता है ये लो फ्रंटल एरिया होता है, सेंट्रीफ्यूगल में फ्रंटल एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताया, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एक देखने को मिलेगा। देखिए, इसको अगर मैं बोलूँ आपको पढ़ना कैसे है, तो ध्यान से सुनना। For low pressure ratio 4:1 है, low pressure ratio, the centrifugal compressor को ही ऑपरेट करते हैं लो प्रेशर रेशियो के लिए, ठीक है। लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए भी हम किसको ऑपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को। और लार्ज यूनिट एंड द हाई मास फ्लो रेट के लिए हम किसको ऑपरेट करते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज द मोस्ट एफिशिएंट, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, pressure rise in a per stage in a axial compressor is low as compared to centrifugal compressor, इसको आपको ध्यान रखना है। बट हाई प्रेशर कैसे कर सकते हैं, स्टेजेस को बढ़ा के, नंबर ऑफ मतलब एक से ज़्यादा हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ऐड करके। इन एयरक्राफ्ट एंड गैस टरबाइन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज यूज्ड, क्यों करते हैं, क्योंकि इसका फ्रंटल एरिया क्या होता है, लो होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है,
फ्रंटल एरिया, लो फ्रंटल एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अब हम एक एक करके सारे कंप्रेसर को देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या भला है, उसको पहले देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल दो न्यूरेसेंस, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, इसको अगर इसका वर्किंग देखोगे तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या रहता है, एक रोटर रहेगा, शाफ्ट के ऊपर एक केसिंग लगा रहता है, ठीक है, बस इसको इतना ही समझना है। ये रोटेट करेगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये शाफ्ट के मिडिल में क्या करेगा, एयर को इंटेक करेगा, और उसके बाद ये एयर जो रहता है यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आके ये एयर भी रोटेट करता है, और रोटेट करते करते ये एयर जो रहता है क्या हो जाता है, सीधा आउट हो जाता है। बस यही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसका इन कहाँ से हुआ, देखो यहाँ से इन हुआ, देखो यहाँ से इन हुआ, उसके बाद ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, रोटेट होकर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इतना सारा चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इस पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो रहता है, तीन कंपोनेंट मेनली बेसिक होते हैं, ये तीनों कंपोनेंट का याद रखना है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर consist of a centrifugal compressor consists of three components. Consist of three components. First, में पहला देखते हैं ए स्टेशनरी केसिंग, ठीक है। इसमें ये क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर स्टेशनरी रहेगा, ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, समझ आएगा। दूसरी चीज क्या होता है, रोटरिंग इम्पेलर, ये जो इम्पेलर लगा रहता है इसमें, ये रोटरी रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा हम देखते हैं रोटरी इम्पेलर, रोटरी इम्पेलर, ठीक है। तीसरा हम इसमें देखते हैं रोटरी इम्पेलर के बाद जो थर्ड वन है वो है एक डिफ्यूजर लगा रहता है, एक डिफ्यूजर, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये डिफ्यूजर लगा रहता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो इम्पेलर होगा, ठीक है, ये जो इम्पेलर है ना, जो रोटेट होता है, इसमें जो वेन्स होंगे वो रेडियल होंगे, कर्व्ड रेडियल वेन्स होते हैं। ये जो वेन्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, कर्व रेडियल वेन्स होंगे, ये चीज खत्म हो गया, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीज फ्रॉम दी, तो ये जो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको जानना है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन,
वर्क डन। वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइलर वर्क। वर्क डन क्या बोलते हैं हम लोग, आइलर वर्क। और ये होता है जैसे कि देखिए यहाँ से इम्पेलर ये क्या करता है, ये एग्जिट एंगल बनाएगा और ये क्या है, ये इनलेट एंगल बनाता है, समझ में आ गया। तो जब ये एग्जिट एंगल बनाता है तो ये कुछ इस टाइप का एंगल बनाता है, ये क्या है, यहीं पे देखिए, ये जब जैसे यहाँ से एयर निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2 बोल दिए, ठीक है, C2 बोल दिए। और ये यहाँ से गया CR2, CW2, और ये जो है क्या होता है, ये CW2, ठीक है, वर्ल वेलोसिटी ऑफ वर्ल बोलते हैं इसको, CW2। अब इसमें जब हम इसको, आपको याद क्या रखना है, तो जो वर्क डन यहाँ पर होगा तो W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, CWT, और ये जो होता है ब्लेड वेलोसिटी, CB2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, W इज इक्वल टू होता है CW2 मल्टीप्लाई बाई CV/2, तो याद रखेंगे CW2 ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट, इसको फॉर्मूले को याद रखना है जो मीन ब्लेड वेलोसिटी। और ये जो CB/2 है, देखो ये वर्ल वेलोसिटी होगा, और ये क्या होता है, मीन ब्लेड वेलोसिटी। ठीक है, मीन ब्लेड वेलोसिटी, ये वर्ल वेलोसिटी है, और ये कहाँ, यहाँ पर क्या है, ये मीन ब्लेड वेलोसिटी है। ये चीज आपको याद रखना है। कभी कभी ये आपको फॉर्मूला CWT मल्टीप्लाई बाई U भी लिखाता है। तो U का मतलब ये है मीन ब्लेड वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर मीन ब्लेड को B/2 किया है। B/2 करने का मतलब क्या होता है, ये मीन वेलोसिटी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आइडियल कंडीशन आ जाता है तो वर्ल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, CB/2। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा CW2 का स्क्वायर, इसको याद रखना, ठीक है, CW2 का स्क्वायर। और ये आगे चल के इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C2 का स्क्वायर, ठीक है, C2 का स्क्वायर, सिंस, इसको हमको ध्यान रखना है। अब पावर रिक्वायर्ड की बात करेगा, ये इक्वेशन है हमारे पास वर्क डन का। अब पावर रिक्वायरमेंट की बात करेगा तो इसको आपको एक बार याद रखना है, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हमको क्वेश्चन में ये बोल देगा कि क्या पावर पावर रिक्वायर्ड पर इम्पेलर
पावर रिक्वायर्ड पर इम्पेलर जो होगा P इज इक्वल टू एम क्यू डब्ल्यू टू, ये क्या होता है सी बी बाई टू। पावर इज इक्वल टू होता है एम सी डब्ल्यू टू सी बी बाई टू। तो जहां पर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है मास फ्लो रेट। m इज इक्वल टू क्या होता है मास फ्लो रेट, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन प्रैक्टिस इसको आपको ध्यान रखना। इन प्रैक्टिस नियरली हाफ ऑफ द टोटल प्रेशर, नियरली इन प्रैक्टिस नियरली हाफ ऑफ द टोटल प्रेशर, nearly half of the total pressure is achieved in impeller and remaining half in diffuser. In practical, half of the total pressure is achieved is achieved by in impeller and remaining half is diffuser, and remaining half is diffuser। इसको ध्यान रखना। ठीक है, फॉर प्रेशर रेशियो 4:1 सिंगल स्टेज कंप्रेसर। अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज, 4:1 अगर प्रेशर रेशियो है, ठीक है, 4:1 अगर प्रेशर रेशियो है तो इसमें हमको क्या करना है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर का यूज करना है। ठीक है, लेकिन यही अगर 12:1 है तो यहाँ पर हमको क्या करते हैं, ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चार चीजें बताई। सबसे पहले इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो आइलर इक्वेशन है ना, CWT/CB/2, इसको ध्यान रखना है। और ये जो मेजर केस है CWT और CB2 का जो केस मैंने बताया उसको ध्यान रखना है। वर्क डन का फॉर्मूला ये डायरेक्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है ये कंप्रेसर के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पावर रिक्वायर्ड पर इम्पेलर। ठीक है, तो ये पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला m से मल्टीप्लाई करते हुए तो ये पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आता है। ये दो चार चीज़ों को ध्यान रखना इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में बताया था, लो फ्रंट एरिया और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के जो बारे में बताया था, तो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ये आउटलेट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ये कितने चीज़ों से कंसिस्ट करता है, ये यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, धीरे बात करना, धीरे बात करना। ठीक है, उसके बाद देखिए एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यहाँ पर जो नेक्स्ट एक चीज देखते हैं, as compared to reciprocating compressor the velocity in centrifugal compressor is very low। इसको ध्यान रखना। as compare as
The velocity in centrifugal compressor is very large. As compared to reciprocating compressor, the velocity in centrifugal compressor is a very large. As compared to reciprocating compressor, the velocity in centrifugal compressor the velocity in centrifugal compressor is very large. ठीक है, तो इसको याद रखना. As compared to reciprocating compressor, the velocity in centrifugal compressor is very large. ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को तो नेक्स्ट थिंग है वो हमको ध्यान देना है कि आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी क्या है? आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है? आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है? आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क. डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क. बस में यही चीज याद रखना है कि आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय क्या होता है? एक्चुअल वर्क. अब वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आता है, उसको हम देखते हैं. देखिए, स्लीप इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप? स्लीप इज इक्वल टू होता है ब्लेड वेलोसिटी माइनस वर्ल वेलोसिटी. क्या आता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा. CW2. ठीक है, स्लीप फैक्टर इज इक्वल टू CB/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? CW2. CW2 क्या होता है? एक्चुअल वर्ल कंपोनेंट. तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है? एक्चुअल वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. एक्चुअल वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. एंड CB2 इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है लोकल वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. लोकल कंपोनेंट लोकल वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखेंगे वर्क फैक्टर क्या होता है. वर्क फैक्टर. नेक्स्ट थिंग वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द वर्क फैक्टर. ओके,
वर्क फैक्टर। वर्क फैक्टर क्या होता है सर? द एक्चुअल वर्क पर केजी ऑफ एयर the actual work per kg of air by compressor by the actual work per kg of air by compressor is always greater than Euler work due to the friction losses. Is always, इसको याद रखिएगा, always greater than आइडियल वर्क, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलर वर्क, यूलेरियन वर्क जिसको बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना, आइलर वर्क, ठीक है। The actual work is always greater than the Euler work due to the frictional losses than ideal work due to the frictional losses. Due to friction losses. Due to friction losses. Then actual work is obtained by multiplying iron work. मतलब अगर मैं actual work की बात करूं तो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकता हूं? वर्क फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? आइलर वर्क। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, वर्क फैक्टर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आइलर वर्क, ठीक है। नाउ प्रेशर कोफिशिएंट, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, प्रेशर कोफिशिएंट। प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 5। प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 5, और 5 इज इक्वल टू क्या होता है? आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय आइलर वर्क। आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय क्या होता है? यूलर वर्क। तो 5 P इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फैक्टर। तो हम लोग क्या होते हैं? 5 P से डिनोट करते हैं, 5B इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फैक्टर आइसेंट्रोपिक वर्क मल्टीप्लाई बाय आइलर वर्क। इसको और लिखते हैं, एक चीज इसको ध्यान रखना, वर्क फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्लिप फैक्टर। वर्क फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? स्लिप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी ऑफ क्या? आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी।
मल्टीप्लाई बाई आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ वर्क फैक्टर जनरली लाइज इन द रेंज ऑफ, देखो अब ये वर्क फैक्टर की जो वैल्यू होती है कितने से कितने के बीच में लाइज करती है, तो ये लाई करता है 1.03 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों को इसमें आप क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो सारी चीज़ें पढ़े उसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। वर्क फैक्टर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन यूलर वर्क, वर्क फैक्टर मल्टीप्लाई स्लीप फैक्टर, इफिशियंसी, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट, प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, प्रेशर कोफिशिएंट। नेक्स्ट चीज हम इसमें देखते हैं जो आपको याद रखने वाली चीज है, प्री वर्लिंग। देखिए प्री वर्ल इज प्रोवाइडेड इन, इंपॉर्टेंट चीज है, प्री वर्ल मतलब पहले से रोटेट होना है, पहले से क्या होना, रोटेट होना। प्री वर्ल इज प्रोवाइडेड इन centrifugal compressor, the whirl is provided in centrifugal compressor to avoid shock wave, to avoid shock wave, to avoid shock wave formation because of height, to avoid shock wave formation because a high speed of turbine blade, cause shock wave formation। अब ये शॉक वेव फॉर्मेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ टर्बाइन ब्लेड, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ टर्बाइन ब्लेड। हाई स्पीड ऑफ द टर्बाइन ब्लेड, दस मैक नंबर 10, मैक नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m<1। ठीक है, इस डिजायर्ड। ठीक है, जनरली प्री वर्ल ऑफ डिजायर्ड, जनरली प्री वर्ल जो होगा, जनरली प्री वर्ल ऑफ, जनरली प्री वर्ल ऑफ 6 डिग्री इज प्रोवाइडेड, जनरली प्री वर्ल ऑफ 6 डिग्री इज क्या होता है, प्रोवाइडेड। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको डिस्कस की है हम लोगों ने, कि सबसे पहले क्या देखा, प्री वर्ल इज प्रोवाइडेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टू अवॉइड क्या, शॉक वेव फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ टर्बाइन ब्लेड, मैक नंबर क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, जनरली 6 डिग्री प्रोवाइडेड, प्री वर्ल ऑफ 6 डिग्री प्रोवाइडेड, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे प्री वर्लिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में।
और क्वेश्चन इसी टाइप में, इसी रेंज में आपको क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं आएगा कंप्रेसर में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, इतना सारी चीज़ें। फ्री व्हर्लिंग सेंट्रीफ्यूगल में प्रोवाइड किया जाता है शॉक को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। ठीक है, इसमें आपको क्या जनरली इसमें इसमें जो स्टेजेस होते हैं, कांस्टेंट वर्क इनपुट को, कांस्टेंट वर्क इनपुट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कांस्टेंट वर्क इनपुट को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट वर्क इनपुट को मेंटेन करने के लिए इसमें 5 to 14 स्टेजेस हैव बीन यूज्ड। इसको ध्यान रखना, 5 से 14 स्टेजेस हैव बीन यूज्ड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, वर्क डन पर केजी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ डियर माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीएल फ्लो कंप्रेसर का, यहाँ पर आपको वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें याद करना है, ये दे सकता है, ठीक है। CB/2 अगर बोल देता हूँ क्या है, मीन ब्लीड वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ये है, ठीक है। अब देखिए देखो CW1 एट इनलेट इसमें जीरो नहीं होता है, क्यों, ये CW1 इसमें जीरो नहीं होता, लेकिन हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है, जीरो हो गया था। ये क्यों जीरो नहीं होता है, बिकॉज CW1 जीरो नहीं होगा, बिकॉज फ्लो एक्चुअली नॉट रेडियली, इसमें जो फ्लो होता है फ्लो विल एक्चुअली नॉट रेडियली, अगर रेडियली होता तो ये जीरो हो जाता, ठीक है। डिग्री ऑफ रिएक्शन, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन, और डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर राइज, और इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर राइज इन रोटर ब्लेड डिवाइडेड बाय प्रेशर राइज इन पर स्टेज। डिग्री ऑफ प्रेशर राइज इन रोटर ब्लेड डिवाइडेड बाय प्रेशर राइज इन रोटर ब्लेड डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रेशर राइज पर स्टेज। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें डिजाइन ऑफ ब्लेड इज बेस्ड अपॉन द
एरोडायनामिक थ्योरी के बेस पे होता है। ये सब सारी चीजें हमको करने की जरूरत नहीं, ये सब सारी चीज करने का हमको जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज इसमें ध्यान रखना है, एक फेनोमेना आता है चोकिंग और सर्जिंग। चोकिंग और क्या होता है, सर्जिंग। इसमें बस एक चीज याद रखना कि सर्जिंग ऑकर एट, देखो चोकिंग मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट, मैक्सिमम मास फ्लो रेट का कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम मास फ्लो रेट का ये होता है, ये कंडीशन होता है चोकिंग। और मिनिमम प्रेशर रेशियो, मिनिमम, बस इसको इतना ही याद रखना, मिनिमम प्रेशर रेशियो बस। सर्जिंग में क्या होता है, ये क्या होता है, हाई प्रेशर एट डाउन स्ट्रीम देन प्रेशर एट कंप्रेसर डिलीवरी। ये कब ऑकर्स होता है, सर्जिंग ऑकर्स ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर एट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम देन प्रेशर एट कंप्रेसर डिलीवरी, देन प्रेशर एट कंप्रेसर डिलीवरी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्रेसर को खत्म किया है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट बचे जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।